ओके, सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द डीएसएस। तो जैसे कि कल मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को कि हमने क्वेश्चंस में 8.4 का इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके थे। ठीक है, होमवर्क करना था आपको एंड देन टीपीपी करना था। तो बताइए होमवर्क में कहाँ पे प्रॉब्लम आया है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। होमवर्क में और कहाँ पे दिक्कत है? हरी अप। होमवर्क का 9। ठीक है, 9 से पहले और कोई डाउट है किसी का? 9 से पहले कोई डाउट किसी का भी? तौकीर, अमन, अमृता? 4, 8 का 5। ठीक है, चलो 4 तो पहला वाला दिख रहा है ना मृगंक? 4 कह रहा है इफ 3n डिफरेंट थिंग्स कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस इन k वेज। अगर हम 3n चीजें 3n अलग अलग चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करें 3 लोगों के बीच में, ठीक है, इक्वली, तो अगर मैं ये k का वैल्यू निकालने जाऊंगा तो k का वैल्यू कितना निकलेगा, जरा ये बता सकते हो क्या? क्योंकि ये तो सिंपल सा, मृगंक अनम्यूट करके बता दो। हम n की जगह पे मन में कुछ भी सोचो ना। सोच लो 9 आइटम था, 9 आइटम को 3 लोगों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हम क्या बोलते हैं वहां पे? 9 है तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल पावर पावर 3 होगा। पावर 4। पावर 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि हमने 3 लोगों के बीच में डिवाइड किया। अब इसके बाद क्योंकि ग्रुप सेम थे, 3 ग्रुप सेम थे, तो इसलिए इसे डिवाइड कर दिया। लेकिन ये तो सिर्फ डिवीजन था ना, ये सिर्फ डिवीजन था कि नहीं? अपन तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 अलग अलग लोगों के बीच में, तो यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो क्या हमको उसके लिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, राइट? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या था? दिस वाज द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, और ये 3 फैक्टोरियल हमने क्यों किया? वो डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर। तो पूछा ये रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स क्या क्या रिलेशन होगा? तो क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है ना, ये मान लो x हो गया मृगंक, तो हमें दिख रहा है कि k का जो वैल्यू है दैट इज x इंटू √3। तो √3 को अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो k बाई √3 आपका x का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? वो सिर्फ इतना ही पूछ रहा था कि 3n चीजों को 3 लोगों के बीच में जो बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड डिवाइड करेंगे, उनके बीच का रिलेशन क्या है। उस रिलेशन में उसने k को बस घुसा दिया। k क्या था? टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस था। तो अपन को तो ऐसे भी पता है कि जब हम पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद उसको जब 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा। तो सिंपल सा फंडा, डिवाइड किया, डिवीजन के जितने भी केसेस आए उनको 3 फैक्टोरियल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आएगा। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आएगा? डी का वैल्यू आ जाएगा k बाई √3। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इज दिस क्लियर? या कोई डाउट आ रहा है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके ठीक है। टॉकिर बताइए, 4 वाला समझ में आ गया? हाँ मधुरेंद्र, परफेक्ट। टॉकिर समझ में आ गया? ठीक है, तो अब 5, अमन, टॉकिर और पंकज का डाउट है 5 में। 5 कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x1 से लेके x5 का सम 20 एंड x1 से x3 का सम 5 x के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो इसको मैं करता हूं यहाँ पे, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, तो हमें दिया हुआ है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 5, और दूसरा दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 20। अभी हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना था। एक इंफॉर्मेशन दिया जहां पे शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन है कि x के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। x के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है k का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा इसके हिसाब से? 1 से 3 तक, मतलब x1 x2 x3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि x1 से लेके x5, x1 टू x5 हर एक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा।
तो अब ये ना सिंपल सबका इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाला खेल खेल होगा। कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे x1 प्लस x2, ये ऐसे सोचिए ना, आप 5 दोस्त थे, ठीक है, 5 दोस्त थे, 5 दोस्तों के पास मिला के 20 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सोचिए, 5 दोस्तों के पास मिलाकर 20 रुपए निकल कर आए, ठीक है। मान लो सब 1-1 रुपए का सिक्का था, सब 1-1 रुपए का सिक्का था, तो टोटल 20 सिक्के निकल कर आए, जिसमें से 3 नालायक ऐसे थे, 3 नालायक थे जिनके पास 5 ही रुपए थे, ठीक है। तो x1 x2 x3 को मिलाकर 5 ही रुपए थे, मतलब x4 और x5 का मिलाकर कितना होगा, 15 रुपए हो जाएगा। इसका तो यही मतलब पता चला ना। विवांशु पूछ रहे कौन कौन, तो नालायक हो जाएंगे, विवांशु एक रहेगा, बाकी 2 लोग जिनको आना है आ सकते हैं, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है। 5 दोस्तों के पास मिला के 20 रुपए थे, जिसमें से 3 दोस्तों के पास 3 दोस्तों के पास सिर्फ 5 रुपए थे, ठीक है। 3 दोस्तों के पास 5 रुपए थे, मतलब बाकी दोनों के पास कितने होंगे, बाकी दोनों के पास 15 रुपए होंगे। हमें पूछा है कि इसमें फिर टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, मतलब ये डिविजन कितने तरीके से हो सकता है। तो अब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन देखने के साथ साथ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। इसको देखने के साथ साथ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अपने नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कोई एक जीरो हो सकता है, कोई एक जीरो हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसके खाली इसके टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, मतलब ये हो जाएगा आपका 7c2। मतलब 3 दोस्तों के पास 5 रुपए कितने तरीके से हो सकता है, जिसमें कि किसी के पास जीरो भी हो सकता है ना। 3 दोस्तों के पास 5 रुपए कितने तरीके से हो सकता है, जिसमें से किसी एक के पास जीरो भी हो सकता है। तो दैट इज 7c2 वेज, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, इस इक्वेशन को अगर आप यहाँ पुट करते हो, तो आपका x4 प्लस x5 कितना आ जाएगा, x4 प्लस x5 आ जाएगा 15। 15 कैसे आ रहा है पता चला है, 20 माइनस 5। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 2 माइनस 1 C2 माइनस 1। तो 17 माइनस 1 16, 16 C1। अरे कुछ गलती हो रही है क्या, ठीक है, 16 C1 ही रहेगा, 16 C1। तो स्टूडेंट्स अब इसको ऐसे सोचो कि इन 3, ये सिचुएशन ऐसा है कि जो 3 दोस्त थे जिनके पास 5 रुपए है, उनके 21 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और यहाँ 2 दोस्त हैं जिनके पास मिलाकर 15 रुपए हैं, उनके 16C1 पॉसिबिलिटीज है। अब जब इनमें से एक पॉसिबिलिटी को इधर के एक पॉसिबिलिटी के साथ मिलाओगे, तब जाकर पांचों का टोटल सम उन हर केसेस में कितना होगा, 20 होगा कि नहीं होगा, बोलो राहुल। अगर मैं 7C2 में से कोई भी एक केस उठाऊंगा, 7C2 में से कोई भी एक केस उठाऊंगा, तो उस केस में x1 x2 x3 का सम 5 होगा। और अगर मैं 16C1 में से कोई एक केस उठाऊंगा, तो उसमें x4 और x5 का सम 15 होगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे वो सारे केसेस मिल जाएंगे जहां पे x1 से लेके x5 का टोटल कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, ठीक है। मधुरेंद्र कह रहा है x4 प्लस x5 14C1 होगा ना मधुरेंद्र, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि x4 या x5 में से कोई जीरो हो सकता है, x4 या x5 में से कोई एक जीरो हो सकता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे भी n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन लगाना पड़ेगा। हम n माइनस वन सी आर माइनस वन कहाँ लगाते हैं, जहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, जहां पे उनकी वैल्यू कम से कम 1 होनी चाहिए, वहां लगता है। बोलिए, समझ में आया। अमन, कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे, अभी भी बताओ क्या मन में आ रहा है डाउट। टॉकिल, पंकज, समझ में आया क्या लॉजिक, डाउट आ रहे तो बताइए। हैंग हो गया मेरा लैपटॉप।
हो गया, परफेक्ट। तो देयरफॉर फाइनल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? फाइनल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे आपके 7C1 7C2 इंटू 16C1। अब 7C2 मतलब 42/2 21 21 इंटू 16 इंटू 21 320 और 16 320 और 16 336 336 आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया? देखिए यानशु, यहां पे सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन ट्राई किए हो वैसे आप? ट्राई किए हो तो वहां पे लिखा हुआ ये था कि x1 से लेके x5 का सम 20 है, जिसमें से x1 से लेके x3 का सम 5 है ना? x1 से लेके x5 का सम 20 है, जिसमें से x1 से x3 का सम 5 है, और उसमें ये चीज दे रखी है कि पांचों में से कोई भी वैल्यू जीरो हो सकता है, पांचों में से कोई भी वैल्यू जीरो हो सकता है। तो अब हमारे पास जो मैंने एग्जांपल का हेल्प लिया है कि इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों के पास मिला के 20 1-1 रुपए के सिक्के निकल कर आए हैं, जिसमें से 3 दोस्तों के पास से 5 सिक्के निकले, 5 रुपए निकले। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि फिर ऐसे कितने केसेस हो सकते हैं जिसमें टोटल सम 20 निकल कर आएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो 3 दोस्तों के पास 5 रुपए निकल कर आए हैं, इसके कितने केसेस हो सकते हैं? तो इसके केसेस में हम यूज करेंगे नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस में क्या है कि कोई एक वैल्यू जीरो हो सकती है, तो वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे n+r-1 cr-1, जहां पे n 5 हो जाएगा और r हो गया ये 3। तो ये 7C2 वेज निकले, मतलब कि 3 दोस्तों के पास 5 सिक्के निकलने के कितने तरीके हो सकते हैं? 21 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब साथ ही में क्योंकि 5 दोस्तों का सम 5 दोस्तों को मिलाकर 20 रुपए हो रहे थे, जिसमें से 3 के पास 5 रुपए थे, तो बाकी 2 के पास कितने होंगे? बाकी 2 के पास तो 15 रुपए होंगे ना, क्योंकि तभी जाकर टोटल कितना बनेगा? टोटल बनेगा 20 रुपए। तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है x4 + x5, ये मैंने उसी लॉजिक से लिखा है कि 5 दोस्तों के पास मिला के 20 रुपए थे, जिसमें से पहले 3 दोस्तों के पास सिर्फ 5 रुपए निकल कर आए। इसका मतलब है कि आखिरी दोनों से टोटल कितने निकल कर आए होंगे? 15 रुपए निकल कर आएंगे। अब इन दोनों से 15 रुपए निकलने के कितने तरीके हैं? तो 16C1, फिर से यही लगाएंगे n+r-1 cr-1। तो इन 2 दोस्तों के पास 15 रुपए होने के 16C1 तरीके हैं। इन 3 दोस्तों के पास 5 रुपए आने के 7C2 वेज है। तो ये भी चाहिए कंडीशन एंड ये भी चाहिए, दोनों कंडीशन हमको चाहिए। तो इसीलिए हमारे नेट टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 7C2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16C1 के साथ। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आंसर आएगा 336। क्या ये अब समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या डाउट है? 9 हर्ष को भी डाउट था शायद, है ना? अच्छा, आई थिंक 8 का 5 किसी ने बोला था क्या? मुझे अभी याद आ रहा है 8 का 5 अमन। अमन देखिए, 8 का 4 और 8 का 5 में अंतर क्या है? तो 8 का 4 में बॉल्स अलग है, बॉक्सेस अलग है। 8 के 5 में बॉल्स भी अलग है एंड बॉक्सेस भी अलग है, एंड बॉक्सेस को उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। तो अगर ऊपर वाले का आंसर अगर x आया है अमन, तो उस x में से कोई भी केस उठाएंगे, उनको मुझे क्या करना होगा? एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना होगा। तो स्ट्रेट लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो कि नहीं? तो इसीलिए क्या होगा अमन कि इसका x आ चुका है, ये अरेंजमेंट हो सकता है 3 फैक्टोरियल वेज में। तो इसीलिए जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका x इंटू 3 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? x इंटू 3 का फैक्टोरियल। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है n different toys have to be distributed among n children.
तो हमारे पास n अलग अलग टॉयज है जिनको हम n अलग अलग चिल्ड्रंस के बीच में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोला ये टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड so that exactly one child gets no toy। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे देखते हैं कि 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स थे। उस 10 स्टूडेंट्स में मुझे 10 टॉयज डिस्ट्रीब्यूट करने थे, लेकिन कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसको टॉय नहीं मिलेगा। तो मान लो वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट हो गया इरफान, ठीक है। तो इरफान को कोई टॉय नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्लास में नाम के लिए रहता है। तो इरफान को अगर हम लोग सिर्फ एक ही इरफान को कोई टॉय नहीं मिलेगा, तो फिर क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया ये बताओ। अभी देखो, अभी फिलहाल मैंने इरफान का नाम ले लिया, बट इस क्वेश्चन में हमको नहीं पता किसे वो टॉय नहीं मिलने वाला। हमको बस इतना पता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को टॉय नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए एक नाम ले लेते हैं इरफान। इरफान को टॉय नहीं मिलेगा, तो अब वो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा 9 स्टूडेंट्स में मेरे को 10 टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, 10 टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसमें छोटा सा सवाल ये बनता है, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टूडेंट को टॉय नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब है कि बाकी के जो 9 स्टूडेंट है उनको कम से कम एक टॉय मिलेगा। यस और नो? अगर सवाल लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नो टॉय, इसका मतलब है कि उन 10 में से सिर्फ एक ही इंसान को टॉय नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी 9 को कम से कम एक टॉय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो बाकी 9 को अगर एक पे एक टॉय पकड़ा दिया, तो टॉय तो मेरे पास 10 थे, 9 लोग मेरे सामने खड़े थे, सबको एक एक टॉय पकड़ा दिया, तो मेरे पास अब कितना टॉय बचेगा? मेरे पास कितना टॉय बचेगा ये बताइए? एक बचेगा। और वो एक वो एक टॉय तो मुझे किसी को तो देना है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं अपने साथ लेके चला जाऊंगा। मुझे 10 के 10 टॉय डिस्ट्रीब्यूट करने थे, 9 तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जो वो एक टॉय बचा है, आप ये बताओ वो एक टॉय में कितने लोगों को दे सकता हूं? वो एक टॉय मैं कितने लोगों को दे सकता हूं? देना तो किसी एक ही को होगा, बट मेरे पास ऑप्शंस कितने होंगे मधुरेंद्र? मेरे पास ऑप्शंस कितने होंगे? मेरे पास ऑप्शंस होंगे 9। मेरे पास ऑप्शंस होंगे 9। समझ में आ रही है बात? तो बस इसी को अभी 10 और 9 की जगह क्या हो जाएगा? n और n-1 हो जाएगा, ठीक है। n और n-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मान लो तो एक स्टूडेंट है जिसको हम टॉय नहीं देंगे, एक स्टूडेंट है जिसको हम टॉय नहीं देंगे। उसके बाद हम बाकी के 9 टॉयज 9 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद हम वो एक्स्ट्रा टॉय एनी वन स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस और नो? हमको 3 काम करना है। एक इंसान को हटाना है, दूसरा बाकी 9 में सबको एक एक टॉय पकड़ाना है, तीसरा जो मेरे पास एक टॉय अब बच जाएगा वो बाकी 9 में से किसी एक को थमाना है। यस और नो? इसमें मेरा ये 3 काम होगा कि नहीं होगा? टेल मी, क्या क्या चीज करनी है? एक, जिसमें मेरे को एक बंदा चूज करना है जिसको मैं टॉय नहीं दूंगा। फिर क्या करना है? उस बंदे को उठा के जब फेंक दिया तो बाकी जो 9 लोग होंगे, वो बाकी 9 लोगों को मुझे 9 टॉय पकड़ाना है एक एक करके, है ना, सबको एक एक टॉय पकड़ाना है। और उसके बाद मेरे पास एक टॉय बच जाएगा और उन्हीं 9 में से किसी एक को मुझे वो एक्स्ट्रा टॉय देना है। तो क्या मैं ये लॉजिक लगाऊं? टॉय नहीं देने के कितने केसेस होंगे? NC1। क्योंकि जितने भी बच्चे थे, अगर 10 स्टूडेंट थे तो 10 में से कोई भी एक बंदे को हम उठा सकते थे जिसको हम टॉय नहीं देंगे। तो 10 में से किसी एक को उठाने के कितने तरीके होंगे? 10 तरीके हैं। 10 ऑप्शन हो गया ना, 10 ऑप्शन हो गए, उनमें से किसी एक को चूज करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम आपको टॉय नहीं देने वाले।
तो NC1 हो गया स्टूडेंट्स वहां पे। अब NC1 टॉय नहीं देने का हुआ। अब ये बताइए 9 बच्चों के बीच में 9 टॉयज कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? 9 बच्चों के बीच में 9 टॉयज कितने केसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? 9 फैक्टोरियल। अमृता n-1 C2 लिख रहे हो है? 9 फैक्टोरियल राइट। ये तो उसी तरीके का सवाल हो गया। 9 लोग हैं, उन 9 चेयर्स पे बैठाना है, कितने तरीके से बैठाओगे? 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 9 नहीं लिख के मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा n-1 का फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है क्यों? मुझे n-1 का फैक्टोरियल इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन में 10 लोग नहीं थे ना, क्वेश्चन में तो n नंबर ऑफ लोग थे। उस n में से एक को बाहर कर दिया तो बचे कितने? बचे n-1। जैसे इस एग्जांपल में हम, मेरे पास 10 स्टूडेंट थे, 10 में से जब मैंने एक को बाहर कर दिया तो कितने बचे? 9 बचे थे ना, 9 बचे थे। ठीक है, इनटू एक्स्ट्रा टॉय एनी वन स्टूडेंट। अभी जो एक्स्ट्रा टॉय है इसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? एक्स्ट्रा टॉय के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 9 लोग। लेकिन यहाँ पे 9 की जगह मुझे क्या बोलना पड़ेगा? 9 की जगह मुझे बोलना पड़ेगा n-1 C1। n-1 C1। बोलिए तो क्या ये समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो फाइनली इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू n-1। तो n इंटू n-1 का फैक्टोरियल तो मुझे n फैक्टोरियल दिख रहा है, और यहाँ पे n फैक्टोरियल के साथ n-1 मल्टीप्लाइड है। अब मुझे ऑप्शन देखना है जो ऑप्शन का वैल्यू इसके इक्वल होगा। तो क्लियरली ये वाला ऑप्शन तो नहीं बन रहा। हर्ष, n-1 C2 मतलब? वो तो हम ये कर सकते हैं ना हर्ष, हम एक ही ऑप्शन है तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि वैल्यू कौन दे रहा है हमें। कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। हम्म बाई 2 तो रह ज्यादा है।
ओके, एक छोटी सी गलती हो रही थी। गलती क्या हो रही थी? 10 में से, हाँ, गलती ये हो रही थी कि, वापस से एक बार मैं उस एग्जांपल को लेता हूँ। तो 10 चेयर्स हैं, या 10 टॉय है, 10 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, एक को नहीं मिलेगा। तो वो एक बंदा तो 10 हो गया, मतलब जिसको टॉय नहीं मिलेगा उसके तो 10 ऑप्शन है। अब आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास अ, हम्म, अब हमारे पास एक ऑप्शन है, हाँ हर्ष। तो अगर मतलब वो एक बच्चे को हटा के हम लोग सिलेक्ट करें तो एक बच्चे को 2 टॉय मिलेगा, हम्म मतलब पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो वो 2 टॉय जिसको मिलेगा उसको भी तो हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि किसको हाँ। मिल रहा है, हम्म। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोला है यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, वहीं पे मेरे हिसाब से जो पिछला सोल्यूशन था उसमें गलती हुई है। वो किसको मिलेगा ये हमको चूज करना पड़ेगा। यस सर। वो चीज मैंने नहीं की थी, राइट? तो यस मधुरेन। सर ये जो है कि मान लीजिए कि जो आप 10 स्टूडेंट वाला जो एग्जांपल लिए हैं, तो हाँ उसमें पहले हम लोग किसी एक को हटा देंगे, 10 में से एक को हटा देंगे जिसको कोई भी टॉय नहीं मिला, तो उसका तो n-1 C1 हो जाएगा। और फिर किसी NC एक 1 को हो दो जाएगा, NC 1। NC1 हो जाएगा, और फिर किसी एक को 2 मिल रहा है तो उसको तो n-2 C2 हो जाएगा। नहीं, इसको 10 वाले से समझते हैं। 10 लोग थे मेरे सामने, 10 में से किसी एक को मेरे को टॉय नहीं देना था, तो हाँ उस बंदे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसके 10 तरीके हो गए। हाँ ठीक है। अब मेरे पास बचे 9 लोग, उन 9 लोगों में मुझे 10 टॉय को डिवाइड करना है, जिसमें से उसी 9 में से कोई एक इंसान होगा जिसको 2 टॉय मिलेगा। हाँ, तो 2 इंसान हट गए तो बचे 8 ही लोग ना, क्योंकि एक को हमने 2 दे दिया और एक को एक भी नहीं दिया, तो 8 लोग बचे और 8 टॉय बचे। तो 8 टॉय को 8 लोगों के बीच में बांटने के लिए वो कितना वेज हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा।
थोड़ी देर में स्टूडेंट से बताता हूँ, ठीक है, कुछ स्किप कर रहा है दिमाग से। लॉजिक तो यही है, कह रहा है कि पहले 10 में से किसी एक को टॉय नहीं देंगे, तो उसके कितने तरीके हैं, 10 वेज है। उसके बाद हमें देखना है कि बाकी 9 में से किसी एक बंदे को चूज करना है जिसको 2 टॉय मिलेगा। तो बाकी 9 में से किसी एक बंदे को चूज करने के कितने तरीके होंगे, 9C1। और उसको हम लोग टॉय देंगे, तो हमारे पास टॉय के कितने केसेस बनेंगे, तो 10 में से कोई भी 2 टॉय देंगे, 10C2। तो अब हमारे पास बचेगा 9 टॉयज, अब हमारे पास बचेगा 8 टॉयज एंड 8 लोग। तो वो कितने तरीके से अरेंज होगा, 8 फैक्टोरियल से, ठीक है। क्या ऑप्शन बी आंसर है इसका? बी आंसर है कि बी है, राइट? हाँ ठीक है, हो गया फिर। देखिए, समझिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, जिसको टॉय नहीं देंगे वो डिसाइड किया। तो जिसको टॉय नहीं देंगे वो डिसाइड करने के कितने चॉइसेस है आपके पास? आपके पास 10 चॉइसेस है, ठीक है। जिसको हमने टॉय नहीं दिया उसको चूज करने के कितने चॉइसेस है हमारे पास, 10 वेज है। उसके बाद आपको वो बंदा चूज करना है जिसको आप 2 टॉयज दोगे। आपको वो बंदा चूज करना है जिसको आप 2 टॉय दोगे। अब ये बताइए, वो बंदा चूज करने के लिए आपके पास कितने केसेस है, 9 वेज है। लेकिन 9 वेज, वो तो 9 में से आप किसी एक बंदे को उठाए, 9 में से किसी एक बंदे को उठाए। अब आपके पास टॉयज भी तो अलग अलग है ना, टॉयज भी अलग अलग है। तो आपके पास 10 टॉय है, आप उन 10 टॉय में से कोई भी 2 टॉय इसको पकड़ाओगे। उन 10 टॉय में से कोई भी 2 टॉय आप इसको पकड़ाओगे, ठीक है। तो वो कितने तरीके से कर सकते हो आप, वो कर सकते हो आप 10C2 तरीके से। समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने बोला कि किसी को भी वो खिलौना नहीं मिलेगा, इसके आपके 10 ऑप्शन थे, उसमें से आपने किसी भी एक बंदे को उठा के बाहर किया। अब आपके सामने 9 बंदे खड़े हैं, इन 9 बंदों में से आपको किसी एक बंदे को 2 टॉय देना है। तो पहले आपने बंदे को चूज किया, तो 9C1, 9 में से किसी एक बंदे को चूज करना मतलब 9C1। अब 9C1 का वैल्यू 9 होता है, इसीलिए यहाँ पे 9 वेज लिखा हुआ है। अब उस बंदे को आप 2 टॉय पकड़ाओगे, लेकिन वो जो दोनों टॉय है ना, सारे टॉयज अलग अलग थे। तो आपके सामने 10 टॉय पड़े थे, उस 10 में से कोई 2 टॉय है जो आप उस बंदे को दोगे। तो कितने तरीके से दे सकते हो, 10C2 डिफरेंट केसेस बनेंगे। ये समझ में आ रहा है, ये 10C2 क्या है, ये 10C2 है कि उन 10 टॉयज में से कितने अलग अलग 2 टॉयज का सिलेक्शन हो सकता है जो उसको देने के लिए। तो वो हो गया 9 वेज इंटू 10C2। 9 हो गया सिलेक्शन ऑफ पर्सन, 10C2 हो गया सिलेक्शन ऑफ टॉयज। तो 9 इंटू 10C2। अब आपके पास बचा 8 टॉय, क्योंकि 2 आप दे चुके हैं, और आपके पास बचा 8 पर्सन। 8 लोगों के बीच में 8 टॉयज को कैसे डिवाइड करोगे, 8 फैक्टोरियल। तो क्योंकि हमको तीनों काम करना है, हमको पहले एक बंदा चूज करना है जिसको हम खिलौना नहीं देंगे, फिर हमको एक बंदा चूज करना है जिसको हम टॉय आइडेंटिकल कहां बोला है मधुरेंद्र, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, टॉय अलग अलग है, यहाँ पे बोला हुआ है एंड डिफरेंट टॉयज, ठीक है। और उसके बाद आखिर में 8 टॉयज 8 पर्सन के बीच में डिवाइड करना है। क्लियर? तो ये लॉजिक समझ में आया है, बताओ? क्योंकि अब तो बस इसको हमको 10 9 8 की जगह n n - 1 n - 2 लिखना है। पहले क्या करोगे, 10 लोग थे आपके पास, 10 में से किसी एक को चूज किया, जिसको खिलौना नहीं देना है उसको आपने साइड कर दिया। अब आपके सामने कितने लोग खड़े हैं, 9 लोग खड़े हैं। आपने मान लो 9 में से किसी एक को बुलाया, 9 में से किसी एक को बुलाया, तो 9 ऑप्शन, 9 अलग अलग केसेस हो सकते थे। अब आपको उस बंदे को 2 खिलौने पकड़ाने हैं। तो क्या सारे खिलौने आइडेंटिकल है? नहीं, सारे खिलौने आइडेंटिकल नहीं है, यहाँ पे टॉयज भी अलग अलग है। तो 10 अलग अलग टॉयज में से 2 टॉयज कितने तरीके से निकाल सकते हो, 10 अलग अलग टॉयज में से 2 टॉयज कितने तरीके से निकाल सकते हो, 10C2 तरीके से। तो आपने 10C2 तरीके से उठाकर उस जिस बंदे को 2 खिलौने देने, आपने उसको पकड़ाया,
अब उसको साइड कर दिया। अब आपके पास बचेंगे 8 लोग, और उन 8 लोगों को देने के लिए आपके पास है 8 खिलौने, जिसमें हर इंसान के पास एक खिलौना जाना चाहिए। उसको कितने तरीके से किया जा सकता है? तो उसको किया जा सकता है 8 फैक्टोरियल बेस में। अब क्योंकि आपको तीनों प्रोसेस को करना है, तो आपको सारे केसेस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए, समझ में आया लॉजिक? अगर टॉय आइडेंटिकल होता तो ये फैक्टोरियल्स वगैरह नहीं लगा पाते या 10c2 नहीं लगा पाते। तो जिन जिन लोगों को इसमें डाउट था, जो मैंने एग्जांपल लिया है, कि ये समझ में आ गया है? पंकज, आयुष, अमृता, ठीक है। तो अब हमको बस क्या करना है, अब इसी को मैं सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, इसी को मैं सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहला होगा सिलेक्शन ऑफ पर्सन गेटिंग 0 टॉय, सिलेक्शन ऑफ पर्सन गेटिंग 0 टॉय। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा NC1। फिर क्या करना है? दिस इज फर्स्ट काम। फिर दूसरा काम करना है सिलेक्शन ऑफ पर्सन गेटिंग 2 टॉयज। तो सिलेक्शन का अगर देखोगे तो अब आपके पास N-1 C1 है, एंड उसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डिफरेंट टॉयज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 डिफरेंट टॉयज। तो वो कितना हो जाएगा? NC2। n में से 2 तो therefore the person getting 2 toys, इसके नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ केसेस ये हो जाएगा आपका N-1 C1 इंटू NC2। अब इसको देखो, ये N-C1 एक्चुअली में आपका 9 था, और 9 के साथ जो हमने 10C2 मल्टीप्लाई किया था, ये वो चीज लिखी हुई है। तो ये डायरेक्टली लिखने से समझने में दिक्कत होती, तो इसलिए उस एग्जांपल को याद करो। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक्चुअली मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे 9 इंटू 10C2 था। ओके, अब तीसरा काम देखो, ये पहला काम था, ये दूसरा काम था, और तीसरा काम। अब हमारे पास है N-2 टॉयज, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन N-2 पर्सन्स। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा N-2 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा N-2 का फैक्टोरियल। तो therefore total number of ways क्या हो जाएगा? तीनों के मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। तो NC1, अब सबकी वैल्यू लिख लेते हैं ना, तो N, ठीक है, वो ऊपर तो N हो गया, N इंटू ये वाला कितना हो जाएगा? ये, तो ये आपका N-1 इंटू NC2, N इंटू N-1 इंटू NC2, और ये आपका N-2 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये और ये कुल मिला के n फैक्टोरियल बन जाएगा। क्योंकि देखो, अगर ये 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो ये 7 है और ये 8 है, तो 6 के फैक्टोरियल में जब 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का फैक्टोरियल बन जाएगा, और उसमें जब 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इसीलिए N-2 के फैक्टोरियल में जब हम n और N-1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो n का फैक्टोरियल बन जाएगा, और इसके साथ हमको क्या मल्टीप्लाई करना है? NC2। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई होप दिस वाज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, डन। चलो, तो क्लास के बाद ये फाइल से आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आया है मेरे पास।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बिटवीन टू जंक्शंस A एंड B देयर आर 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस। मतलब दो जंक्शन के बीच में 12 स्टेशन आ रहा है। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ ट्रेन कैन बी मेड टू स्टॉप एट 4 ऑफ these स्टेशंस। तो उन 12 स्टेशंस में से किन्हीं भी 4 स्टेशन पे ट्रेन को रोकने के कितने तरीके हैं, so that no 2 of these halting stations are consecutive। लग रहा है जेई का पहले का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है शायद ये 2007-8 का। तो no 2 of these halting stations are consecutive। ठीक है पलक, तो 12 स्टेशंस आएंगे। तो मान लो ये जंक्शन 1 है J1, यहाँ पे है आपका J2, ठीक है, और उनके बीच में हमको 12 स्टेशंस करने हैं। तो 12 लाइंस दे देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो ये 12 होगा। अब इसी 12 में से हमको ना ट्रेन को 4 जगह पे रुकवाना है। इन्हीं 12 में से ट्रेन को हमको 4 जगह पे रुकवाना है। तो हॉल्टिंग स्टेशन है ना, तो मैं इनको नाम दे देता हूँ H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11 एंड H12। कंडीशन ये दिया हुआ है कि आपकी ट्रेन जो है मान लो इधर से इधर जा रही थी, J1 से J2 की तरफ जा रही थी, तो आप इन H1 से लेके H12 के बीच में कहीं पे ट्रेन को रुकवाना चाहते हो, लेकिन कितने जगहों पे, हर स्टेशन पे नहीं, आप रुकवाना चाहते हो इस बीच में 4 स्टेशन पे। कंडीशन ये दिया हुआ है कि ये जो चारों स्टेशन होंगे, जैसे अगर आपने गाड़ी एक जगह पे रुकवाई है तो अगले जगह पे आपकी जो गाड़ी होगी वो कंसेक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आपने H4 पे गाड़ी को रुकवा दिया तो अब गाड़ी H5 पे नहीं रुकना चाहिए। अगर आपने गाड़ी को H10 पे रुकवा दिया तो आपकी गाड़ी H11 पे नहीं रुकनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल है, अगर हमने गाड़ी को, क्या हम गाड़ी को H12 पे रुकवा सकते हैं? क्या हम गाड़ी को H12 पे रुकवा सकते हैं? रुकवा सकते हैं, रुकवा सकते हैं मधुरेंद्र, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोला है कि आप ये मत देखो, आपको लग रहा है कि H12 पे सर रुक गया तो उसके बाद जंक्शन पे भी तो जाके रुकना है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर H12 पे रुकवा दिया तो उसके बाद जंक्शन पे भी जाके रुकेगा, तो वहां पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन ने इस तरीके का कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया। मतलब क्वेश्चन ने खाली ये बोला है कि आपके हॉल्टिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। मतलब H1 से H12 में अगर आपने कहीं पे रुकवाया तो अगला स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप H12 पे रुकवा रहे हो तो अगला जो स्टॉप है उसका J2 होगा। J2 जो है वो हॉल्टिंग स्टेशन नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो चीज चल सकती है, ठीक है, उसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो, बात समझ में आ रहा है? मधुरेंद्र, ये वाला जो चीज मैंने कहा ये समझ में आया है क्या? एक बार वापस से क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूं। बिटवीन टू जंक्शन ए और बी 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है, और बोला ये गया द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ ट्रेन कैन बी मेड टू स्टॉप। कितने तरीके से आप ट्रेन को इन 4 में से किसी एक, इन 12 में से किसी 4 स्टेशन पे रुकवा सकते हो, सो दैट नो 2 ऑफ दिस हॉल्टिंग स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो ये J1 J2 कह रहा था, इसको मैं A और B कर देता हूं। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? हर्ष ने हैंड रेज किया है, और
आदित्य ने किया है, अंशु ने किया है, बढ़िया। सॉल्व किया मतलब आंसर आया है, सॉल्व किया मतलब आंसर आया है। ठीक है आदित्य, कौन सा लॉजिक है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सर हाँ सर गैप मेथड से फॉर्मूला बताए नहीं थे आप, n माइनस आर प्लस 1 सी आर, n की जगह 12 पुट किया, r की जगह 4, 1 सी 4, 9 सी 4 आंसर। 9C4 आंसर। 9C4 कैसे आया आंसर? सर n माइनस आर प्लस 1 सी आर। n माइनस आर R. प्लस 1, यस सर, ये कौन सा फॉर्मूला था? गैप अच्छा, मेथड। गैप वाला कह रहे हो? यस सर। गैप में तो हम ऐसा करते थे ना कि उन गैप में से हम कोई 4 गैप को चूज करना होता था, मान लो। मैं समझा नहीं कौन सा वाला मेथड लग रहा है यहाँ पे फिर? सर आप ही तो बताए थे n माइनस आर प्लस 1 सी आर। वो हाँ, वो जो कह रहे हो उसमें तो ऐसा होता था ना कि मान लो हमारे सामने n गैप्स है और हमको r गैप चूज करना है। पता नहीं, दिमाग से स्किप कर रहा। क्योंकि उस गैप मेथड में जानते हो क्या प्रॉब्लम है? पहला, अगर आप कोई भी गैप वो वाला फंडा लगा रहे हो तो उसमें 2 कंसेक्यूटिव गैप भी तो आ जाएंगे ना। सर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? चलो ऐसे समझा। मतलब हो सकता है कि हम जिस तरीके से सॉल्व करेंगे जो आंसर पे पहुंचेंगे 9C4, लेकिन अगर आप गैप मेथड कह रहे हो तो उसमें तो हम अगर उसमें ये वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे, फिर हम जहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव गैप चूज कर रहे हैं और 2 कंसेक्यूटिव गैप चूज किए मतलब 2 हॉल्टिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव हो जाएंगे फिर। ठीक है, देखते हैं। हर्ष बताइए क्या लॉजिक है आपका? सर मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। किस चीज का सब्स्टिट्यूशन यूज किया है? जैसे मैंने H2 अपना एक स्टेशन माना, फिर H4 एंड फिर H6 H8, और उसके बाद मैंने क्या किया कि मतलब H3 को X मान लिया और H5 को Y, H9 को Z, मतलब ऐसे मैंने केसेस काउंट किए। तो नोटेशन ऑन करते तो मैं बता देता। नहीं अच्छा ठीक है, चलो आइडिया लग रहा है मेरे को आपका अप्रोच। यस ठीक है, देखिए लॉजिकली स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं हमको तरीके तो बहुत हो सकते हैं। मैं एक तरीका लगाता हूं। Let x1 be the number of let x1 be the number of halting stations between A and first stop। मतलब A आपका जहां से गाड़ी शुरू हुई है और जहां पे पहली बार गाड़ी जाके रुकेगी, तो उन दोनों के बीच में कितने हॉल्टिंग स्टेशन आएंगे उसको मैंने क्या बोल दिया? उसको मैंने x1 बोल दिया। तो सिमिलरली x2 को मैं क्या बोलूंगा? x2 को मैं बोलूंगा नंबर ऑफ हॉल्टिंग स्टेशंस between first stop and second stop। बिकॉज कहीं ना कहीं हमको इसी पे कंडीशन दिया हुआ है ना, कहीं ना कहीं हमको इसी पे क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है कि अपने को
पहला जंक्शन से पहले स्टॉप तक कितने अपने वो रहेंगे, हॉल्टिंग स्टेशन रहेंगे। फिर पहले स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच में कितने हॉल्टिंग स्टेशन रहेंगे। फिर दूसरे स्टॉप से तीसरे स्टॉप के बीच में कितने हॉल्टिंग स्टेशन रहेंगे। ठीक है, तो इस लॉजिक को पहले एक बार, x3 क्या हो जाएगा, फिर x3 हो जाएगा नंबर ऑफ हॉल्टिंग स्टेशंस बिटवीन सेकेंड स्टॉप एंड थर्ड स्टॉप। ठीक है, x4 क्या हो जाएगा फिर, नंबर ऑफ हॉल्टिंग स्टेशंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड स्टॉप एंड फोर्थ स्टॉप। एंड फाइनली x5 ये हो जाएगा आपका फोर्थ स्टॉप एंड फिफ्थ स्टॉप। मैं एक्चुअली यहाँ पे वो इंटीग्रल सॉल्यूशंस का लॉजिक लगाना चाहता हूँ। तो देख के बताओ। मुझे जरा ये बताइए, x1 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, x1 की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। x1 क्या है, ए वाले जंक्शन से पहले बार जहां पे गाड़ी रुकेगी उसके बीच में कितने हॉल्टिंग स्टेशन आएंगे। तो मैं पूछ रहा हूं कि उसकी मिनिमम वैल्यू फिर क्या हो सकती है। राहुल ने बोला है 1, हर्ष ने बोला है 0, मधुरेंद्र कह रहा है 8, अमृता कह रही है 1। आंसर इज 0। वाई 0? बिकॉज अगर गाड़ी आपकी ए से शुरू हुई है तो क्या H1 पे रुक सकती है, यस और नो? ये बताओ मधुरेंद्र, अमृता, अगर गाड़ी ए से शुरू हुई है तो क्या H1 पे जाके रुक सकती है? रुक सकती है ना? कंसेक्यूटिव, आपके दिमाग में कंसेक्यूटिव अगर आ रहा है तो दो हॉल्टिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो अगर ए से गाड़ी H1 पे जाके रुकी तो ए से फर्स्ट स्टॉप के बीच में कितने हॉल्टिंग स्टेशन आए, ए से H1 के बीच में कितने हॉल्टिंग स्टेशन आए बताइए। 0 ना? अगर ये 0 दिख रहा है, x5 क्या था, x5 क्या लिखा है मैंने बताओ। x5 लिखा है मैंने चौथे स्टॉप से लेके पांचवा स्टॉप। पांचवा स्टॉप क्या है आपका, बी है। पांचवा स्टॉप आपका बी है। तो चौथा स्टॉप और बी के बीच का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। वो भी 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी गाड़ी जो थी H12 पे रुकी है और H12 उसका चौथा स्टॉप था और उसके बाद जाके बी पे रुकी है। तो चौथा स्टॉप और बी के बीच में उसके कितने स्टेशन आए, 0 स्टेशन आए। तो यहां से अपने को ये पता चल गया कि x1 एंड x5 ये होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब चलो x2 की बात करते हैं। x2 क्या है, पहला स्टॉप और दूसरे स्टॉप के बीच में। तो स्टूडेंट्स, पहला स्टॉप भी हॉल्टिंग स्टेशन पे होगा, दूसरा स्टॉप भी हॉल्टिंग स्टेशन पे होगा। तो इस हिसाब से x2 का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, x2 का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। अब जो लोग 0 बोल रहे हैं, मधुरेंद्र वेरी गुड यार, वेरी गुड मधुरेंद्र, आंसर इज 1। राहुल, अमृता, 0 कैसे होगा? अगर पहला स्टॉप भी हॉल्टिंग स्टेशन है, दूसरा स्टॉप भी हॉल्टिंग स्टेशन है और कंडीशन है कि हॉल्टिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो अगर आपकी गाड़ी H3 पे जाके रुक गई है और अगर आप उसको H4 पे रुकवा रहे हो तो इनके बीच में x2 का वैल्यू कितना हो गया, x2 का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन x2 का वैल्यू जब 0 हो रहा है तब ये दोनों स्टेशन कंसेक्यूटिव बन रहे हैं। और क्या स्टेशन कंसेक्यूटिव एक्सेप्टेबल है, क्या स्टेशन कंसेक्यूटिव एक्सेप्टेबल है? इधर नहीं है। तो इससे क्या पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए कि नहीं। अगर आपने गाड़ी को H4 पे
H3 से H5 पे रुकवाया, मतलब H3 पे गाड़ी पहली बार रुकी, H5 पे गाड़ी दूसरी बार रुकी, तो H3 से H5 के बीच में कितना हॉल्टिंग स्टेशन आया? कम से कम एक तो आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जैसे इस केस में H4 आ रहा है, जैसे इस केस में H4 आ रहा है, बात समझ में आ गया? तो इस हिसाब से हम ये कह पाएंगे कि X2 का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, सिमिलरली X3 का भी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, एंड X4 का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। बोलिए, समझ पा रहे हो इस चीज को? क्या सब कोई समझ पा रहे हो इस लॉजिक को? X1, X2, X3 ये सब गैप है, किसके बीच का गैप है? तो X1 है आपका गाड़ी जो A से शुरू करेगी और पहले बार जहां पे रुकेगी, उनके बीच में कितने स्टेशन आ रहे हैं, वो गैप। X2 क्या है? पहला स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच में कितने हॉल्टिंग स्टेशन आ रहे हैं, वो। तो अब जब ये पता चल गया, तो अब मेरे को ना एक इक्वेशन लिखना है। ये बताओ X1 से लेके X5 ये टोटल कितना होना चाहिए? X1 से लेके ये X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 ये टोटल कितना होना चाहिए? अब कुछ लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे, कुछ लोग यहाँ पे 12 लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 प्लस X5 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 होगा। क्यों 12 माइनस 4 होगा? क्योंकि 12 स्टेशन था, 12 स्टेशन में से कोई 4 स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, और हमने X1, X2, X3, X4, X5 को तो गैप माना है ना, 2 स्टेशन के बीच में कितने स्टेशन आ रहे हैं उनको मान रहे हैं। तो गाड़ी जहां जहां पे रुक रही है उसको तो हम X1, X2, X3, X4, X5 में नहीं गिनेंगे, उसको तो हम X1 से X5 में नहीं गिनेंगे। तो इसीलिए हमको 12 स्टॉप में से 4 स्टॉप को हटा देना है, 12 स्टॉप में से 4 स्टॉप को हटा देना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको घर पे सोचना पड़ेगा थोड़ा। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो, ये X1 और X5 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है, लेकिन X2, X3, X4 में क्या है, उसका वैल्यू कम से कम 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम X2 को T2 प्लस 1 कर देंगे, X3 को T3 प्लस 1 कर देंगे, एंड X4 को T4 प्लस 1 कर देंगे। ये करने से फायदा ये होगा, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे T2 अब 0 हो सकता है। T2 0 होगा तो X2 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो वो सब्स्टिट्यूशन यहां पे हम करेंगे, X1 प्लस T2 प्लस 1 प्लस T3 प्लस 1 प्लस T4 प्लस 1 एंड X5, ये 8 के बराबर है, जिसमें से X1, T2, T3, T4 एंड T5 ये सबके सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, ये सबके सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो अब ये जो 3 1 दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट में भेज दीजिए। X1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस X5 ये वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 3 5। तो अब यहां पे हमको लगाना है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। Therefore total number of solutions is equal to 5 plus 5 minus 1 C5 minus 1, तो ये आ रहा है 9C4। ठीक है, अब इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिएगा, समझिएगा कि हाँ मैंने ये क्यों लिखा हुआ है ना, ये आपका माइंड इंप्रूव करेगा वहां पे। अच्छी बात है हर्ष? ठीक है, तो ठीक है फिर स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं आज की क्लास को एंड करता हूं। कल की क्लास में सीधा TPP 1 से शुरुआत होगा। ठीक है, चलो फिर एंडिंग द क्लास हियर। बाय एवरीवन, टेक केयर। यस हर्ष? सर एक क्वेश्चन में डाउट है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप देख लेना वो सही है कि नहीं।